बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एस्टिमेशन ऑफ एज फ्रॉम डेंटल डाटा। तो हम पर्सनल आइडेंटिटी की रिवीजन कर रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या कवर कर लिया था? प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिटर्मिनेशन ऑफ रेस और डिटर्मिनेशन ऑफ एज इसको थोड़ा बहुत कवर कर लिया था। और हमने कहा था कि जो एज को डिटर्मिन करते हैं वो मेनली डेंटिशन से या स्केलेटल डाटा से मेजर करते हैं या एस्टिमेट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेंटिशन वगैरह को कवर करते हैं। तो डेंटिशन को कवर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ टीथ क्या होता है। ठीक हो गया। वैसे जो एज टीथ से मालूम करते होते हैं तो वो कौन कौन से पैरामीटर से या कौन कौन से क्राइटेरिया से मालूम करते हैं। सबसे पहले टीथ की इरप्शन कब होती है, कैल्सिफिकेशन कब होती है, इससे अभी हमें पता चल सकता है कि उस बंदे की एज क्या है। ठीक है। या स्टैक्स मेथड से कर सकते हैं, माइल्स मेथड से, बॉयड मेथड से, गुस्टैप्सन मेथड से। तो ये सारे मेथड हमने पढ़ने हैं, लेकिन इससे पहले हमें टीथ की एनाटमी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो ये आपको टीथ नजर आ रहा होगा। टीथ का जो सबसे विजिबल पार्ट है उसको बोलते हैं क्राउन बोलते हैं, जो विजिबल होता है। और जो पार्ट इसमें बोन में एम्बेडेड होता है, मैक्सिला और मैंडिबल के अंदर, उसको रूट बोलते हैं। जा बोन के अंदर एम्बेडेड होता है। इन दोनों के जंक्शन के ऊपर जो पार्ट पड़ा हुआ होता है उसको नेक बोलते हैं। ठीक हो गया। ये तो होगी एनाटमी का क्लासिफिकेशन। एक होती है फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो टीथ की अगर आप कवरिंग देखो तो टीथ की यहाँ पे अगर आप देखो तो टीथ की जो कवरिंग होती है, ठीक है, कवरिंग क्राउन के ऊपर देखो तो इनेमल होती है, और रूट के ऊपर देखो तो सीमेंटम होती है। ठीक है। इनेमल नजर आ रहा होगा, सीमेंटम नजर आ रहा होगा। ठीक है। और जो इनर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं डेंटिन। ठीक है। इनर पोर्शन जिसको बोलते हैं डेंटिन। ठीक है। और जो इनेमल और सीमेंटम होता है, स्पेसिफिकली जो सीमेंटम होता है ये एल्विलर बोन से जुड़ा हुआ होता है। उसको जोड़ने वाली एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन। कहते हैं कि जो टीथ का इनेमल है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारी बॉडी का। इसके अंदर हाइड्रोक्सी एपिटाइट, क्रिस्टलाइन, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह होती है। अब आपको पता है कि दो टाइप के टीथ होती है, प्राइमरी या सेकेंडरी टीथ। ठीक है। या टेम्परेरी या परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ को मिल्क टीथ या डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अब इसका नंबर क्या होता है? आपको पता है कि टेम्परेरी टीथ 20 होते हैं, जबकि परमानेंट टीथ 32 होते हैं। अब ये प्राइमरी 20 है तो इसके अंदर जो इंसाइजेस बिल्कुल सेम है, किनाइन भी बिल्कुल सेम है, बस इसमें प्री मोलर्स नहीं होते। ठीक है। 8 प्री मोलर्स नहीं होते। उन 8 प्री मोलर्स के बजाय 8 मोलर्स होते हैं। ठीक हो गया। तो 4 मोलर कम हो गए और पूरे के पूरे 8 प्री मोलर कम हो गए, तो तकरीबन 12 कम हो जाते हैं। तो टेम्परेरी टीथ 20 होती है, परमानेंट 32 होती है। प्री मोलर इसमें नहीं होते, इसमें होते हैं। जो टेम्परेरी टीथ है इनका साइज और वेट रिलेटिवली कम होता है, स्मॉलर होते हैं, लाइटर होते हैं, डेलिकेट होते हैं, जबकि लार्जर, हैवियर और स्ट्रॉन्गर होते हैं। कलर क्या होता है इनका? चाइना वाइट होता है। अगर आप इस कलर को देखो तो ये आपको चाइना कलर जैसा नजर आएगा। ठीक है। तो ये चाइना कलर है, जबकि इवोरी वाइट कलर होता है परमानेंट टीथ का। प्लेसमेंट क्या होती है? जो एंटीरियर टीथ होते हैं टेम्परेरी के केस के अंदर वर्टिकली प्लेस्ड होते हैं, जबकि इसके एंटीरियर टीथ थोड़े से आगे की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। नेक अगर देखें तो नेक टेम्परेरी टीथ की कॉन्स्ट्रक्टेड होती है, जबकि परमानेंट टीथ की रिलेटिवली लेस कॉन्स्ट्रक्टेड होती है। टेम्परेरी टीथ के केस में आपको रिच देखने को मिलता है नेक और बॉडी के दरमियान, जबकि परमानेंट में कोई रिच नहीं होता। जो मोलर्स का रूट होती है वो स्मॉलर होती है और मोर डाइवर्जेंट होती है, जबकि इस केस के अंदर जो रूट होती है परमानेंट की वो लॉन्गर होती है और मोर डाइवर्जेंट नहीं होती, बल्कि लेस डाइवर्जेंट होती है। अब टेम्परेरी टीथ को कौन रिप्लेस करते हैं? परमानेंट। और परमानेंट को कौन रिप्लेस करते हैं? खाली बत्तीसी, यानी कोई नहीं करता। रेडियोलॉजी के अंदर देखें तो रेडियोलॉजी के अंदर आपको परमानेंट टीथ के जर्मिनेशन सेंटर या बड नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पे परमानेंट टीथ के अंदर कोई जर्मिनेशन सेंटर नहीं देखने को मिलेगा। तो क्या डिफरेंस हो गया? नंबर की बेस पर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्री मोलर की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस के ऊपर, साइज या वेट की बेस पर, कलर है, प्लेसमेंट है, नेक है, रिज है, मॉलर्स होते हैं, स्पेसिफिकली मॉलर्स की रूट होती है, इनकी रिप्लेसमेंट होती है, और रेडियोलॉजी के अंदर जर्मिनेशन बर्ड्स वगैरह के जर्मिनेशन सेंटर्स। अब टीथ की जो इरप्शन होती है ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इसको याद कैसे करना है? सबसे पहले जो टेम्परेरी टीथ है वो कब निकलता है? सबसे पहला जो टेम्परेरी टीथ निकलता है वो होता है इंसाइजर निकलता है, स्पेसिफिकली सेंट्रल इंसाइजर। सेंट्रल में भी मैंडिबुलर वाला, जो मैंडिबुलर टीथ है वो सबसे पहले निकलते होती है, और ये निकलते हैं 6 से लेकर 8 मंथ तक। ठीक है। 6 से लेकर 8 मंथ। जबकि पहला जो परमानेंट टीथ निकलता है वो पहला परमानेंट टीथ निकलता होता है 6 से लेकर 8 साल तक निकलता है। ठीक है। 6 से लेकर 8 साल तक 6 से लेकर 7 साल में निकलता है, वो होता है फर्स्ट मोलर। तो सबसे पहला जो परमानेंट निकलता है वो M1 निकलता है, जबकि जो टेम्परेरी है वो है लोअर सेंट्रल इंसाइजर, 6 से लेकर 8 मंथ, और 6 से लेकर 7 साल में ये निकलता होता है। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेरी की, और बातें करते हैं लोअर सेंट्रल के बाद अपर सेंट्रल की बारी आती है 7 से 9। ठीक है। और इसी 7 से 9 में अपर लैटरल इंसाइजर भी आ जाता है। फिर आपने क्या करना, 3 ऐड करते रहना, 10 से लेकर 12 लोअर लैटरल इंसाइजर निकल आएगा, लोअर लैटरल इंसाइजर। ठीक हो गया। जबकि अपर वाले तो दोनों पहले निकल गए थे। ठीक है। तो लोअर लैटरल इंसाइजर 10 से लेकर 12 महीने। फिर इंसाइजर के बाद अगली कहानी आती है इंसाइजर के बाद अगली कहानी किनाइन की नहीं आती, बल्कि मोलर की आ जाती है। फर्स्ट मोलर 12 से लेकर 14। फिर इसके बाद बारी आएगी किसकी?
K9 की 17 से लेकर 18, और फिर फाइनली किसकी आएगी बारी सेकंड मोलर की 20 से लेकर 30। तो सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले लोअर सेंट्रल इंसाइजर, फिर अपर सेंट्रल और अपर लैटरल इंसाइजर तकरीबन सेम है, फिर इसके बाद लोअर लैटरल इंसाइजर, फिर इसके बाद M1, फिर K9 आ जाती है, ठीक है, और फिर फाइनली आ जाता है M2 आ जाता है। ठीक हो गया। तो इस तरतीब को आपने याद रखना है। परमानेंट की अभी नहीं बता रहा, वरना आपको टेम्परेरी वाली मिक्स हो जाएगी, तो परमानेंट को आप खुद देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद मिक्स डेंटिशन क्या होती है। मिक्स डेंटिशन का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट परमानेंट मोलर निकलने तक, ठीक हो गया, और लास्ट परमानेंट K9 की इरप्शन तक, ठीक हो गया। तो इसके दौरान, इस पीरियड के दौरान क्या होते हैं, हमारे जा के अंदर टेम्परेरी और परमानेंट टीथ दोनों होते हैं। तो वो टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर आपकी सॉकेट के अंदर टेम्परेरी और परमानेंट टीथ दोनों होते हैं, तो इस टाइम को बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, ठीक हो गया। और कब से लेकर कब होता है, जब हमारा M1 कब निकलता है, M1 निकलता है 6 से लेकर 7 साल, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट परमानेंट K9 ये कब निकलता है, ठीक है। तो लास्ट परमानेंट K9 कब निकलता है, 11 से लेकर 12 साल। तो 6 से लेकर 7 साल यानी 6 से लेकर 12 साल तक, 6 से लेकर 11 ईयर्स तक, ये होता है पीरियड ऑफ मिक्स डेंटिशन, जिसमें आपके जॉस के अंदर टेम्परेरी और परमानेंट टीथ दोनों होते हैं, लेकिन ये 12 से लेकर 13 साल तक एक्सटेंड कर सकता है। अब आपने टीथ की एज, यानी जो एज की एस्टिमेशन करनी है 30 से, तो बहुत सारे मेथड होते हैं। पहले तो आपको बता दी इरप्शन एंड कैल्सिफिकेशन मेथड। अब इसके बाद क्या होता है, दूसरे मेथड्स होते हैं, जैसे स्टैक्स मेथड है, बॉयड्स मेथड है, माइल्स मेथड है, कुछ केमिकल मेथड भी होता है। तो पहले देख लेते हैं स्टैक्स मेथड। अब स्टैक्स मेथड होता क्या है, ठीक है, कि जो स्टैक्स था उसने एक ऐसा मेथड यानी ऐसा मेथड बनाया जिसके अंदर हम एज मालूम कर सकते हैं बाय द वेट ऑफ इरप्टिंग टीथ, लेकिन ये फीटस और इन्फेंट के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक हो गया, फीटस और, ठीक है, यानी तकरीबन 7 महीने तक पोस्ट नेटल लाइफ तक अप्लाई होता है इन फीटस से लेकर, फीटस भी 5 महीने से, क्योंकि 5 महीने से पहले तो हम हेल्थ रूल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 महीने के बाद पोस्ट नेटल 7 मंथ, यहाँ तक हम स्टैक्स पीरियड अप्लाई कर सकते हैं। इसमें होता ही है कि एज को मालूम करते हैं बाय द वेट ऑफ इरप्टिंग टीथ, ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या होता है कि रिग्रेशन लाइन होती है, यानी क्या होता है कि जो ग्रोइंग डेंटल टिश्यूज होते हैं, जो वेट होता है टीथ का, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है, ठीक है, 5th मंथ से लेकर 7th, ठीक है, यहाँ तक, ठीक हो गया। इसके बाद बॉयड्स मेथड है। बॉयड्स मेथड ये स्पेसिफिकली अप्लाई होता है डेड इन्फेंट के लिए, एमसीक्यू में आता है। इसके अंदर क्या होता है, जो इनेमल होता है, इनेमल के ऊपर क्या होती है, क्रॉस स्ट्राइएशंस होती है। उन क्रॉस स्ट्राइएशन को क्या बोलते हैं, उन क्रॉस स्ट्राइएशन को बोलते हैं हम इंक्रीमेंटल लाइन होती है, ठीक है। एक स्पेसिफिक लाइन होती है जो बर्थ के बाद बन जाती है फौरन, जिसको बोलते हैं न्यू नेटल लाइन। इस न्यू नेटल लाइन के बाद इनेमल के ऊपर क्या पड़ना शुरू हो जाती है, कुछ इंक्रीमेंटल लाइन ऐड होती जाती है। तो इंक्रीमेंटल लाइन को क्या करना, काउंट करने से हम उस इन्फेंट की एज को मालूम कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अप्लाई होता है डेड इन्फेंट पे, ठीक हो गया। इसके बाद है माइल्स मेथड। माइल्स मेथड होता है क्या है कि जो 3 परमानेंट मोलर है, M1, M2, M3, ठीक है, इनके ऊपर कितना अमाउंट ऑफ वेयर का मतलब दांत कितने घिस रहे हैं एज के साथ साथ, ठीक है। तो उसको अमाउंट ऑफ वेयर को एसेस करने के बाद हम एज को आराम से मालूम कर सकते होते हैं, ठीक हो गया। और इसने क्या किया था, इसने ये कहा था कि माइल्स ने एक और मेथड भी डेवलप किया था जिसके अंदर हम एज को मालूम कर सकते हैं, स्पेसिफिकली डेथ के टाइम के ऊपर उसने किया था, बाय मेजरिंग द थिकनेस ऑफ इनेमल की और डेंटिन की थिकनेस फ्रॉम न्यू नेटल लाइन। न्यू नेटल लाइन क्या होती है, स्पेसिफिक लाइन होती है जो बर्थ के वक्त मौजूद होती है। तो न्यू नेटल लाइन के बाद से जितनी इनेमल की थिकनेस है या डेंटिन है, उससे हम एज का मालूम कर सकते हैं, स्पेसिफिकली डेड पर्सन के अंदर, ठीक हो गया। और ये असल में होता है कि ये असल में ये जो जिस पैरामीटर को बता रही है, ये गुस्टेफ्सन मेथड के अंदर रूट ट्रांसलूसेंसी है, ठीक है, ट्रांसलूसेंसी, ठीक हो गया। ओके, आपको पता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो वैसे वैसे टीथ क्या होना शुरू हो जाते हैं, ओपैक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया, और उनके ट्रांसलूसेंसी कम होती रहती है। इसके बाद कुछ केमिकल मेथड होता है। केमिकल मेथड में क्या होती है, एनिमल की जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो एज के साथ बढ़ती रहती है, कार्बोनेट कंटेंट कम होती रहती है, जिसकी वजह से दांत काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। कॉपर, सिलीनियम और आयरन, इनकी कंसंट्रेशन भी टीथ के ज़्यादा होती रहती है। तो नाइट्रोजन, ये एलिमेंट्स वगैरह और कार्बोनेट, इनको देखने के बाद हम ये टीथ की एज को मालूम कर सकते हैं। इसके बाद है गुस्टेफ्सन मेथड। गुस्टेफ्सन मेथड क्या होता है, एक टीथ का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन नजर आ रहा होगा, तो माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करें तो टीथ के ऊपर कुछ वेयर और टेयर चेंजेस आती है जो एडवांसिंग एज के साथ अपीयर होना शुरू हो जाती है, कि जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है दांत थोड़ा घिसना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उन चेंजेस को गुस्टेफ्सन ने मेजर किया और इससे हम
किसी भी बंदे की एज को मालूम कर सकते हैं, लेकिन ये अप्लाई होता है 25 से लेकर 60 ईयर्स तक। ठीक हो गया, ओके। और यहाँ पे आपको टीथ वगैरह ज़रूर चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए। तो कौन कौन से पैरामीटर्स या चेंजेस हैं? तो पहला इट्रेशन है। इट्रेशन क्या होती है? जो इंसीजल या ऑक्लूसल सरफेस होती है, बार बार चबाने की वजह से जो ये वाली सरफेस होती है ना, घिस जाती है। ठीक है, ओके। दूसरा है पेरियोडोंटोसिस। पेरियोडोंटोसिस का क्या मतलब है कि जो टीथ होता है वो आहिस्ते आहिस्ते लूज होना शुरू हो गया है। तो जो पेरियोडोंटोसिस है, आपको नजर आ रहा होगा ये वाला जो पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन होती है जो सीमेंटम को जोड़ती है। तीसरा सेकेंडरी डेंटिन होता है, तो ये पल्प कैविटी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, सेकेंडरी डेंटिन। ठीक है, ये आपको सेकेंडरी डेंटिन नजर आ रहा होगा। ठीक है, पल्प कैविटी के अंदर डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है एज के साथ साथ। सीमेंटम की एपोजिशन होती है। ठीक है, ये भी अराउंड द रूट ऑफ टीथ होती है। रूट की रिसॉर्प्शन ये नजर आ रहा होगा आपको, रूट की रिसॉर्प्शन वैसे यहाँ पर लिखा हुआ इसी तरह नहीं है। लास्ट है रूट की ट्रांसपेरेंसी। रूट ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसलूसेंसी, ये भी डेंटिन टिश्यू की रेयर फैक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मोस्ट रिलायबल पैरामीटर है वो है रूट ट्रांसलूसेंसी। इसके बाद सेकंड आता है सेकेंडरी डेंटिन आता है, जो सबसे वर्स्ट होता है वो है रूट की रिजॉर्प्शन, जो सीमेंटम के ऊपर और डेंटिन वगैरह के ऊपर देखी जाती है। और इसके बहुत सारी वैल्यूज होती है और हर एक की आपने ये रखना A0, A1, A2, A3। ठीक हो गया, तो ये हर एक की आपने वैल्यूज को थोड़ा बहुत देख लेना। तकरीबन 4 है, 0 से लेकर 1 2 3। ओके, तो 6 पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर सबसे फेवरेट वाला कौन सा है, सबसे रिलायबल है रूट ट्रांसपेरेंसी, और सबसे ज़्यादा खराब जो है वो रूट रिजॉर्प्शन है। और सेकंड नंबर के ऊपर जो रिलायबल है वो है सेकेंडरी डेंटिन। बाकी एट्रिशन है, पेरियोडोंटोसिस है, सीमेंटम एपोजिशन है, रूट रिजॉर्प्शन और ट्रांसलूसेंसी है। ओके, तो ये तो हो गया एस्टिमेशन ऑफ एज फ्रॉम द टीथ। अब इसके बाद देख लेते हैं एज एस्टिमेशन फ्रॉम द स्केलेटल डाटा। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो रही है, क्योंकि ये वाला टॉपिक कॉन्सेप्चुअल नहीं है बल्कि रट्टे वाला टॉपिक है। ओके, तो अब हम देख रहे हैं एज के एस्टिमेशन फ्रॉम स्केलेटल डाटा, कि हम स्केलेटन से किसी बंदे की एज कैसे मालूम कर सकते होते हैं। आपको पता है कि कितनी बोन्स के सेंटर होते हैं, 806 होते हैं। ठीक है, आप इसको छोड़िए, वैसे याद करने वाली चीज़ नहीं है। अब जो रेकमेंडेड रेडियोग्राफ होता है, मिसाल के तौर पर अगर आपने बच्चे की एज मालूम करनी, इन्फेंट की या चाइल्डहुड की, तो जो रेडियोग्राफ चाहिए वो रिस्ट का और एल्बो का चाहिए, अपर लिम का चाहिए, रिस्ट और एल्बो का। ठीक है, इन जॉइंट्स का। एडोलिसेंट्स की अगर एज मालूम करनी है तो पेल्विस का, हिप का और शोल्डर का। इसको याद करने का तरीका कि आपको पता है कि पेल्विस और हिप इसके कंपैरेबल अपर लिम में शोल्डर होते हैं। ठीक है, अडल्टहुड के अंदर आपको एल्बो और नी का रेडियोग्राफ चाहिए। ओल्ड एज के अंदर आपको स्कल का, और तकरीबन तमाम एजेस के अंदर आपको पेल्विस और हिप वगैरह इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, पेल्विस और हिप आपको तमाम एजेस वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो। अब एज की एस्टिमेशन है बिफोर 25 ईयर्स। ठीक है, यानी 25 साल से पहले हम एज के एस्टिमेशन कहाँ से कर सकते हैं और 25 साल के बाद हम कहाँ से करते हैं। तो पहले 25 साल से पहले देख लेते हैं। तो तकरीबन जो लॉन्ग बोन्स होती है, फॉर एग्जांपल टिबिया होती है, इसके 3 सेंटर्स होते हैं। कि जो सेंटर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डायफिसिस या शैफ्ट। जो उसके 2 एंड्स होते हैं, प्रोक्सिमल और डिस्टल, उनको बोलते हैं एपिफाइसिस। और एपिफाइसिस और डायफिसिस के दरमियान एक प्लेट होती है हाईलाइन कार्टिलेज की, जिसको बोलते हैं एपिफिजियल प्लेट या डायफिजियो एपिफिजियल जोन, जो असल में ग्रोथ करवाती होती है। और जब एक मरतबा एपिफिजियल यूनियन हो जाए तो मजीद ग्रोथ नहीं होती। और फीमेल के अंदर 1 से लेकर 2 साल पहले एपिफिजियल यूनियन हो जाती है। ठीक है, अगर तमाम बोन्स की एपिफाइसिस यूनाइट हो चुके हैं तो उसका मतलब वो बंदा 25 साल से ऊपर का है। ठीक हो गया, 25 साल से ऊपर का है। ठीक हो गया। और कहते हैं कि अर्लियर एज के अंदर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन की जाती है और लेटर एज के अंदर मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन की जाती है। तो ये तो हो गया एस्टिमेशन ऑफ एज बिफोर 25 ईयर। अब इसके बाद क्या है कि एज के अगर एपिफाइसिस की क्लोजर हो चुकी है 25 ईयर के बाद, तब हम एज को कैसे मालूम करेंगे। तो हम क्या देखेंगे, प्यूबिस की जो सिम्फिजियल सरफेस होती है उसको देखेंगे। जो सिम्फिजियल सरफेस होती है यंग पर्सन के अंदर, तो वहाँ पर आपको अंड्यूलेटिंग सरफेस देखने को मिलती है। ठीक है, स्पेसिफिकली कहती है कि यहाँ पर क्रीन्युलेटेड सरफेस देखने को मिलती है। लेकिन ये सरफेस क्या कर सकती है, प्रोग्रेसिव चेंज रखती है 18 साल के बाद। ठीक हो गया, तो ये सिंगल बेस्ट क्राइटेरिया है तकरीबन 30 से लेकर 50 ईयर वालों के लिए। ठीक हो गया, सिम्फिजियल सरफेस ऑफ प्यूबिस। ठीक है, तो इसकी प्रोग्रेसिव चेंज वगैरह देखने को मिल सकती है। इसके अलावा स्कल के जो स्यूचर्स होते हैं उनकी क्लोजर वगैरह भी आपको देखने को मिल सकती है। कुछ यहाँ पे स्यूचर्स वगैरह लेके, जिस तरह टॉपिक स्यूचर है 2 से लेकर 4 साल तक क्लोज हो जाता है। ठीक है, एंटीरियर फोंटेनाली है तकरीबन 1.5 से लेकर 2 ईयर्स तक क्लोज हो जाता है। पोस्टीरियर फोंटेनाली है एट बर्थ से लेकर 6 मंथ तक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन है। तो अगर आप यहाँ से देखो, पोस्टीरियर फोंटेनाली का क्लोज हो रहा है बर्थ से लेकर 6 मंथ तक। एंटीरियर फोंटेनाली जिसको ब्रैगमा बोलते हैं, पोस्टीरियर फोंटेनाली ऑक्सीपिटल, ठीक है, या उसको लैम्डा वगैरह भी बोलते हैं। ओके, तो पोस्टीरियर फोंटेनाली 6 मंथ, एंटीरियर फोंटेनाली 2 ईयर्स तक, 2 हाफ ऑफ मैंडिबल जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। सिम्फाइसिस मेंटाई से मिटोपिक स्विच 2 से लेकर 4 साल। अब इसके बाद जो बेजी ऑक्सीपिट होता है वो बेजी स्फीनॉइड होता है।
ये तकरीबन आपने याद रखना है 20 से लेकर 22 साल तक। लैम्डॉइड स्यूचर 45 से लेकर 50 ईयर और पैराइटो टेम्पोरल स्यूचर 60 से लेकर 70 ईयर तक। जो 5 सैक्रल वर्टिब्रा होती है तकरीबन कहते हैं कार्टिलेज से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही 20 से लेकर 25 साल तक आ जाती है तो इनकी फ्यूजन कंप्लीट हो जाती है। अब मैंडिबल, ये मैंडिबल का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है। अब मैंडिबल इन्फेंट के अंदर कैसी होती है, एडल्ट के अंदर और ओल्ड एज के अंदर। जो एंगल होता है रेमस और बॉडी के दरमियान, तो वो इन्फेंट के अंदर ऑब्ट्यूस होता है, एडल्ट के अंदर राइट एंगल, और ओल्ड एज में वापस ऑब्ट्यूस हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बॉडी को देखते हैं। तो बॉडी शैलो दोनों में होती है, चाहे वो इन्फेंट है चाहे ओल्ड एज। अगर आप यहाँ से डायग्राम से देखो तो आप डायग्राम से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन जो इन्फेंट है उसकी स्मॉल होती है और ओल्ड एज की बिग होती है। रेमस ऑफ मैंडिबल शॉर्ट और ओब्लिक इन्फेंट में होता है, ओब्लिक ओल्ड एज में भी होता है लेकिन लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, कॉन्डाइलर प्रोसेस देखें तो कॉन्डाइलर प्रोसेस नॉर्मली पहले लोअर लेवल पे होता है, लेकिन ओल्ड एज में थोड़ा सा बैकवर्ड और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। एडल्ट में कोरोनाइड प्रोसेस के लेवल पे होता है। मेंटल फोरामिन में नॉर्मली लोअर बॉर्डर पे होता है, लेकिन जैसे जैसे तीर झड़ते रहते हैं तब ये एल्वियुलर मार्जिन के करीब आना शुरू हो जाता है, और एडल्ट में दरमियान में होता है। ओके, अब क्रोगमैन चेंजेस क्या, क्रोगमैन चेंजेस कहता है कि 25 साल के बाद के एज के एस्टिमेशन तकरीबन कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये किस तरह से करते हैं, हमने डिफरेंट जो एज पैरामीटर्स हैं उसको या एज ड्यूरेशन को कुछ 7 पीरियड में डिवाइड कर दिया। एक पीरियड है जो बर्थ से लेकर 5 ईयर है, इसके बाद 5 से लेकर 12, फिर 12 से लेकर 20, 20 से लेकर 25, 25 से लेकर 36, 36 से लेकर 50 और 50 से ज़्यादा। ठीक है, पहला है बर्थ से लेकर 5 साल तक, तो उसमें प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन इनकी अपेयरेंस होती है और इससे हम एज को मालूम कर सकते हैं। 5 से लेकर 12 साल तक इनकी ग्रोथ होती है ऊपर सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन की, इसके अलावा सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन आना शुरू हो जाती है। 12 से लेकर 20 तक और एपिफाइसिस डायफिसिस के साथ मिलना शुरू हो जाती है, और 20 से लेकर 25 साल तक तकरीबन सारी बॉडी की जो एपिफाइसिस डायफिसिस क्लोज हो जाती है सिवाय मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल वाले सेंटर की। 25 से लेकर 36 साल तक क्रोनल, सेरिडल और लैम्डॉइड सूचर की क्लोजर होती है। फिर 36 से लेकर 50 सूचर की क्लोजर होती है और डीजनरेटिव चेंजेस देखने को मिलती है बोन्स के ऊपर। और 50 साल से ज़्यादा तो आपको क्या देखने को मिलता है, सूचर की ओब्लिटरेशन और जॉइंट्स की भी ओब्लिटरेशन, स्पेसिफिकली स्कल की। और आपको थोरस के अंदर कोस्टल और लैरिंजियल कार्टिलेजेस की कैल्सिफिकेशन भी देखने को मिल सकती है, तो वो बताती है 50 साल से ज़्यादा हो चुकी है। तकरीबन इसी से रिलेटेड है ऑस्टियोलॉजी, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, रिवीजन ऑफ ऑस्टियोलॉजी। तो उस वीडियो को भी या ज़रूर देख लेना, उससे भी आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी। माना कि सारी की सारी न्यूमेरिकल या फैक्चुअल वैल्यूज़ है, लेकिन एग्जाम में आ जाती है, तो इनको बार बार अच्छे तरीके से पढ़ना और इस किताब से पढ़ना ताकि आपको याद हो सके, उसको याद करने में मुश्किल ना हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।